गुड मॉर्निंग फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस नए सा वीडियो में। आज हम गुप्त साम्राज्य को पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे और जो भी बेसिक क्वेश्चन होगा गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड या क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड का भी होगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ नहीं करें, जो भी लेक्चर है उसको बस अच्छे से सुन ले। तो हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री में मौर्य वंश को अच्छे से पढ़ लिया। ये चीज़ तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो हम मौर्य वंश को पढ़ाने के लिए 7 से 8 वीडियो दिए हैं और लगभग सभी वीडियो एक एक घंटा से ऊपर का है। तो आप मेरा प्लेलिस्ट जाके चेक करें तो आपको वहां से मौर्य वंश का पूरा वीडियो अच्छे से मिल जाएगा। मौर्य वंश भारतवर्ष में एक विस्तृत साम्राज्य को स्थापित करने में बहुत सफल रहा। एकदम विस्तृत साम्राज्य को स्थापित करा किसने? मौर्य वंश में। मौर्य वंश ने। मौर्य वंश का स्टार्ट जो किया गया वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। ये चीज़ तो आप पिछले वीडियो में पढ़ने के बाद भी समझ गए। यदि किसी ने फर्स्ट टाइम इतने बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना किया तो वह मौर्य वंश ही था सबसे शुरू में। मतलब भारत के गद्दी में यदि सबसे विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई तो किनके द्वारा की गई? मौर्य वंश के ही द्वारा की गई। उससे पहले यदि देखा जाए तो उतना ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया था। मतलब जो भी वंश थे छोटे मोटा वंश थे और पूरा का पूरा अखंड भारत पे एक ही राजा के द्वारा शासन नहीं किया जा रहा था। लेकिन जब मौर्य वंश आता है भारत की गद्दी पे तो देखा जाता है कि विस्तृत रूप से कहीं ना कहीं शासन किया जा रहा है। तो मौर्य वंश को आप अच्छे से डिटेल्स में अगर पढ़ना है तो मेरा प्लेलिस्ट जाके चेक करें। और मौर्य वंश के पतन के बाद बहुत छोटे छोटे राजवंश का उदय होता है और वह छोटे छोटे जितने भी राजवंश हैं वो कई अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं। तो एक चीज याद रखिए कि जानते हैं रिजल्ट क्या होता है कि जो हमारा पूरा भारत है ना, भारत वो कई छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है। क्योंकि मौर्य का जब पतन होता है तो अलग अलग राजा अपने आप में स्वतंत्र हो जाते हैं। कोई अपना शासन क्षेत्र उज्जैन में बनाते हैं, कोई अपना शासन क्षेत्र कौनसाम्बी, कोई अपना शासन क्षेत्र मगध वाले में बना लेते हैं। कोई बंगाल बंगाल का अलग सेपरेट शासन हो जाता है। तो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अलग अलग राजा अपना अपना बना लेते हैं शासन क्षेत्र। मौर्य था तो बंगाल हो चाहे मगध हो चाहे उज्जैन हो, सबको मिला के चलता था। मतलब सब मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो पूरा का पूरा भारत पे उनका ही शासन चल रहा था। जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी है, वो देखेंगे पूरा भारत पे का प्रधानमंत्री है। ऐसा थोड़ी कि वो बिहार का ही सिर्फ प्रधानमंत्री है। हाँ, वो है तो जितना भी राज्य है सभी राज्य का प्रधानमंत्री है। ठीक उसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत के राजा हुआ करते थे। लेकिन जब वो उनका वंश कहीं ना कहीं पतन हो गया उनके वंश का, तो फिर जो छोटे छोटे राजवंश आए वो अलग अलग टुकड़ों में बंटते हुए दिखते हैं। तो कहावत भी है, जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा। ऐसा ही कुछ हो गया और भारत में कई छोटे छोटे राजवंश का क्या हो गया? दौड़ चलने लगा। कई छोटे छोटे राजवंश का उदय होता है। और जानते हैं सबसे बढ़िया फायदा कौन उठाता है? विदेशी आक्रमणकारी। क्योंकि वो हमेशा यही मौका में रहता ही है कि कब घर टूटे और हम उसको जाके लूटें। क्योंकि अगर चंद्रगुप्त मौर्य जब तक था तो विदेशी का हिम्मत नहीं था कि भारत पे आक्रमण करे। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य यदि पूरे भारत का राजा है तो स्वाभाविक है कि उसके पास 5 लाख 4 लाख का सेना तो रहेगा ही, है ना। और यदि छोटा छोटा राजा रहेगा तो उन लोग के पास 4 लाख 5 लाख का सेना नहीं रहेगा। 4-5 लाख की संख्या में सेना होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो विदेशी टकराने से डरेगा क्योंकि एक बार में उनका 1 लाख 2 लाख 4 लाख सेना आएंगे लड़ने के लिए एक ही साथ। तो लोग डरता है ना। और जब आप पूरा बड़ा क्षेत्र का राजा रहते हैं तो आपके पास टैक्स भी बहुत आता है, तो पैसे की भी कोई कमी नहीं रहती है। पैसा से आर्थिक दृष्टिकोण से ही राजनीतिक दृष्टिकोण ठोस होता है। यदि आपका आर्थिक अच्छा नहीं है तो राजनीतिक कहीं ना कहीं ढीला होगा ही, गड़बड़ा जाएगा। तो ये बहुत मायने रखता ही है कि आप अपना कम से कम अ, कहीं का राजा हैं तो आपके पास अच्छा खासा यदि टैक्स आता है तो आप अच्छा शासन व्यवस्था को संचालित करोगे उस पार्टिकुलर क्षेत्र में।
आप हर एक तरह का निर्माण करोगे, रोड का डेवलपमेंट कर दोगे, आप समाज में जॉब प्रोवाइड करोगे, काम-धंधा दोगे लोगों को, बेरोज़गारी घटाओगे, आप सैनिक वगैरह बहाल करोगे जिससे बेरोज़गारी और घट सकता है। तो और मजबूत व्यवस्था बन सकता है ना, तो कहीं न कहीं जो हमारा मौर्य वंश है, वो देखा जाए अगर उसका इतिहास पढ़ के तो उसको अच्छा खासा टैक्स आता ही था। मतलब पूरा अखंड भारत से वो टैक्स को लेता था और पूरा भारत व्यवस्था को ठीक करने में लगा हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बात अलग है, लेकिन जब वंश टूट के छोटा-छोटा बनता है, तो जब छोटा वंश बन गया, मान लीजिए बिहार पे ही शासन कर रहा है कोई छोटा-छोटा वंश, तो बिहार कितना ही टैक्स दे पाएगा, जितना छोटा उतना ही टैक्स देगा ना। और छोटा-छोटा राजा अलग-अलग राजा टैक्स लेने में लगा हुआ है, मतलब हर एक घर का एक-एक गार्जियन बन गया। अगर सभी गार्जियन मिलके एक गार्जियन बन जाता पूरा देश का, तो आज हमारा देश कभी विदेशी आक्रमणकारी का सामना डट के कर लेता और कभी विदेशी आक्रमणकारी से हारता नहीं। हम कल वाले वीडियो में भी आपको बताए हैं कि जब हमारा भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंशज का पतन होता है, तो कुल मिलाकर 4 जो विदेशी आक्रमणकारी हैं प्रमुख रूप से वो निकल कर आते हैं। जैसे कि पहला हिंद यूनानी जिसको हम इंग्लिश में इंडो ग्रीक कह सकते हैं, दूसरा शक, तीसरा पल्लव और चौथा कुषाण। ये जो छोटे-छोटे राजवंश हैं, ये सब मौर्य के बाद देखने को मिलते हैं। ये सब भी भारत पे राज करने के लिए आ गए थे कुछ वक़्त के लिए, लेकिन ये सब आए कहाँ से उठ के थे? मिडल ऑफ एशिया से उठ के। हिंद यूनानी हो गए, शक हो गए, कुषाण हो गए, पल्लव हो गए, ये सब मिडल ऑफ एशिया के थे। लेकिन काबिलिए-तारीफ़ इस बात का है कि ये सब जो भी थे, चाहे वो हिंद यूनानी है, चाहे शक हैं, ये सब भारत में जो भी राजा था छोटा-छोटा, उनको पराजित करके ही ना अपना इस्टेब्लिश्ड किए हैं संस्था। मतलब कहीं न कहीं उन अपने वंश का संस्थापक तो बने हैं। अ, तो कोई दूसरा राजा को हटा के ही बने होंगे, ये स्वाभाविक है। तो ये तारीफ़ की बात है कि एक विदेशी हो करके भारत में घुस के शासन करना, ये काबिल-ए-तारीफ़ की बात है, ठीक है? और मौर्य काल के बाद देखा जाए तो कहीं न कहीं जितना भी छोटा-छोटा राजवंश चल रहा था, तो वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। और फिर से बहुत दिन के बाद ऐसा फिर से वक़्त आता है भारत में कि जो भारत में एक बड़े राजवंश को भारत एक नए और बहुत बड़े राजवंश को देख लेता है और फिर से भारत में विशाल साम्राज्य का स्थापना होता है और भारत में वह वंश का नाम होता है गुप्त वंश, ठीक है? गुप्त वंश, गुप्त साम्राज्य। फिर से चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो मौर्य वंश हैं, यदि मौर्य वंश के बाद यदि फिर से बहुत विशाल साम्राज्य भारत में देखने को मिलता है, तो वो साम्राज्य हमको गुप्त वंश के अंदर देखने को मिलेगा। गुप्त वंश के अंदर फिर से पूरा का पूरा अखंड भारत पे कहीं न कहीं राज किया जाता है। कुछ चंद क्षेत्र को छोड़ करके लगभग अधिकांश भारत पे शासन व्यवस्था चलाने का काम किया जाता है गुप्त वंश के राजा। जो भी रहते हैं, गुप्त शासक के द्वारा शासन व्यवस्था को संचालित कराया जाता है। अच्छा, मौर्य के बाद अगर कोई विशाल साम्राज्य भारत में आया है तो वह गुप्त ही है। ये चीज़ आप एकदम अपने आप में पूरा का पूरा पचा लें बात को। क्योंकि मौर्य के बाद यदि कोई सबसे विशाल साम्राज्य भारत में आया है, तो उसका नाम क्या है? गुप्त ही है। और चौथी शताब्दी से लेकर के छठी शताब्दी तक, चौथी शताब्दी 4th ऑफ सेंचुरी से लेकर के 6th ऑफ सेंचुरी तक जो है, गुप्त काल एक विस्तृत साम्राज्य के रूप में भारत में देखने को मिलता है। लगभग कह लो 200 साल तक का राज इन्होंने करा है। 200 से 250 साल तक का राज किसने? गुप्त काल ने भारत की गद्दी पे। और पूरा का पूरा अखंड भारत को मिला के चला और अपने आप में ये काफ़ी मजबूत साम्राज्य बन के उभरा। इसका पार्टिकुलर अगर डेट आपको बताएं तो लगभग 300 ईस्वी के बाद वाला जो वक्त आता है और 550 ईस्वी तक का जो समय रहता है, उस पे गुप्त वंश अपना कब्जा जमाए रहता है, ठीक है? और ऐसा इतिहास में कहा गया है कि जो भी गुप्त वंश के शासक हुए थे, वह शुरू में कुषाण वंश, कुषाण वंश को आपको पढ़ाए ना, तो कुषाण वंश में सामंत रहे हैं। अब सामंत क्या होता है? जैसे कि मंत्री वगैरह को पहले सामंत कहा जाता था, समझे?
तो गुप्त शासक जो हुए हैं, जो गुप्त वंश का संस्थापक थे, वो कुषाण वंश के अंदर। अब कुषाण कौन सा वंश है? तो ये एक विदेशी वंश है, मिडिल ऑफ एशिया से उठ के आने वाला वंश है कुषाण। अच्छा, कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? आप जाके देखिएगा, नाम थोड़ा अटपटा है, लेकिन इसका नाम एग्जैक्ट में कुजुल कडफिसिस इस तरह से कुछ नाम है, एक बार गूगल पे चेक कर लीजिएगा। वो कुषाण वंश के संस्थापक रहे हैं। अच्छा, कुषाण वंश किस लिए फेमस है? इन्होंने सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाने के लिए फेमस है, क्योंकि कुषाण वंश के पास पैसा बहुत था। कहाँ से पैसा कुषाण वंश लाया? तो कुषाण वंश के पास पैसा वो रेशम का जो रास्ता है उस पे ही कब्जा जमाया था। तो रेशम के रास्ता पे इतना ज़्यादा टैक्स लगाया कि दुनिया भर का जो व्यापारी था रेशम उद्योग में, वो दुनिया भर का टैक्स पहुंचाता था किसको? कुषाण के राजा को। और वो पैसा से अमीर हो गए, और फिर सोने के जो अलग अलग सिक्के हैं, शुद्ध सोने के सिक्के, 24 कैरेट जो सोने के सिक्के हैं, वो सोने के सिक्के कुषाण राजा चलाने का काम करते हैं। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? आपको गुप्त शासक वगैरह के बारे में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा अगर आप वीडियो देख लेंगे तो कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होने वाला है। जो कुषाण वंश के अंदर सामंत थे, मंत्री कह लो, क्योंकि सामंत आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे, तो मंत्री तरह का एक पद होता है, ये सामंत थे, ठीक है। और वही गुप्त वंश का आगे चलकर स्थापना करते हैं, ठीक। गुप्त वंश के जाति को लेकर इतिहासकार के बीच में काफी बहस चल रही है। कुछ इतिहासकार का दावा है कि जो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो शूद्र जाति के थे, लेकिन कुछ का कहना है कि भाई आप कैसे शूद्र कह रहे हो बिना जाने समझे। वो समंत के पद पे था कुषाण के अंदर में, और वही गुप्त साम्राज्य की स्थापना करा है, तो आप शूद्र का दावा नहीं ठोक सकते हो। तो अभी भी बहुत सारे इतिहासकार भी आपस में बहस कर रहे हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं भाई वो वैश्य है ना। अधिकांश इतिहासकार का कहना है कि वैश्य जाति का है। कौन सा जाति का है? वैश्य। अब वैश्य का मतलब बिजनेसमैन होते हैं। बट एट प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो एक विवाद इस पे बना हुआ ही है कि भाई गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो किस जाति से बिलोंग करते हैं। तो जाति वाति को लेकर के गुप्त शासक का अभी भी मतभेद है आपस में इतिहासकार का। सब इतिहासकार आपस में कोई कुछ टिप्पणी दे देते हैं, कोई कुछ टिप्पणी दे देते हैं, अपना अपना मत दे देते हैं कुछ कुछ आधार पे। तो खैर वो बात बिल्कुल अलग है। जाति वाति से मतलब नहीं है। जो गुप्त शासक हैं वो अपने आप में एक प्रशंसनीय काम करके गए हैं, ठीक है। और गुप्त शासक लगभग 4th ऑफ सेंचुरी से लेकर के 6th ऑफ सेंचुरी तक भारत के गद्दी पे अपना कब्जा जमाए रखे हैं। और मोटा मोटी कह लो कि 250 साल तक ये शासन किए हैं। कितना दिन तक? 250 साल तक भारत के गद्दी पे बने रहे हैं। और ये जो अपना शासन वगैरह चलाए हैं गुप्त, वो एकदम मजबूती से पकड़ के रखे हैं। अब आप बोलोगे इनका शासन जो है वो विशेष रूप से कहाँ तक था? तो बिहार और उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, इस पे तो गुप्त वंश का अच्छा खासा कब्जा तो जमा हुआ ही था। यहाँ से इन्होंने अपना स्थापित करा वंश को, गुप्त वंश को। बिहार वाला क्षेत्र उस वक्त और उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, यहीं से उन्होंने कब्जा जमाना स्टार्ट हुआ। और देखते ही देखते वह वंश लगभग लगभग पूरे भारत के जितना भी राजा थे, वो राजा को अपने में मिलाते चल गए। इनका कहना एक ही बात था कि तुम मेरे अंदर आ जाओ, हम तुमको लड़के नहीं हराएंगे, जो भी टैक्स होगा तुम हमको देना, और हम तुम्हारे राज्य को डेवलप करने के लिए पूरा अपना दिल और जान से समर्थन करेंगे। यही कंसेप्ट गुप्त वंश का था। और इसी जो जितना विशाल साम्राज्य बनाने का काम किए हैं गुप्त वंश वाले, एकदम विशाल साम्राज्य बना रखे थे। मतलब कह लो कि जितना भी अलग अलग शासक आए गुप्त वंश के अंदर, इन शासक जितना भी शासक आए, तो उन जितने भी शासक से लगभग जो प्रीवियस ईयर हम चेक किए हैं, जितने भी सवाल पूछे गए हैं, हम कोशिश करेंगे कि भाई जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कॉन्सेप्ट उसी तरह आपके माइंड में जाए। अब हम इस बिंदु पे बात करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे कि आखिर हमें इन गुप्त राजा की जानकारी कैसे प्राप्त होती है। हम लोग गुप्त राजा के बारे में इतना सब कुछ जान कैसे जाते हैं, इस चीज को हम जानेंगे कि स्रोत कहाँ से मिला गुप्त वंश के बारे में, ठीक है। एक्चुअली गुप्त राजा के बारे में हम लोगों को जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? क्या हमको साहित्य से प्राप्त होती है ना?
तो बिल्कुल जो लिटरेचर है, साहित्य होता है, हमारे इतिहासकार को मिला, जिनके माध्यम से हमें गुप्त शासकों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब आप बोलोगे सर कहाँ से साहित्य, कौन-सा साहित्य? तो एक देवी चंद्रगुप्तम नाम का एक बहुत बड़ा साहित्य है, एक कहानी है देवी चंद्रगुप्तम। अब आप बोलोगे किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुद्रा राक्षस जो हैं, वही देवी चंद्रगुप्तम को कहानी के रूप में प्रस्तुत किए हैं। और कामसूत्र की एक कहानी है जो वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ से भी गुप्त वगैरह के बारे में कुछ-कुछ जानकारी प्राप्त होती है। एक पुस्तक है वात्स्यायन, अ, वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है, पुस्तक का नाम है कामसूत्र, ठीक है? और एक कालिदास भी थे, वो भी बहुत बड़े रचनाकार थे और इन्होंने भी काफ़ी जानकारी इनकी भी पुस्तक से मिली है। कालिदास के द्वारा रचित कुछ पुस्तक हैं, उससे भी कुछ-कुछ जानकारी हमारे गुप्त राजा के बारे में मिली है। और इन्हीं लोगों के वजह से आज हम लोग जो हैं गुप्त राजा की अबाउट में जान पाए हैं, हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है। आखिर इतिहासकार नहीं होते तो शायद हम लोगों को गुप्त राजा वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। इतिहास में हमें हमेशा साहित्यिक स्रोत को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि जो चीज़ लिखा गया है बुक में, उसको इतिहास हमेशा सही मान लेता है, ठीक है? क्योंकि जितना हम लोग ज़मीन वगैरह कोड़ के देखते हैं तो उतना विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ ज़मीन कोड़ने के बाद कुछ तो निकल गया तो हमेशा प्रिडिक्शन हो जाता है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा रहा होगा। लेकिन साहित्यिक जो बात होती है ना, उसमें एकदम साफ-सुथरा उसमें सबूत भी होता है, कारण भी दिया रहता है किस कारण से ऐसा रहा होगा। तो साहित्यिक चीज़ को जो लिटरेचर वाली बात है, उसको हमारे इतिहासकार ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसका तवज्जो ज़्यादा देते हैं, किस चीज़ का? साहित्य का। जबकि और जो अलग-अलग स्रोत से जानकारी प्राप्त होती है, उसका भी महत्व है, लेकिन साहित्य का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो गुप्त काल वगैरह के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है, वो कंप्लीट रूप से हमको साहित्य से ही हुई है। अच्छा, प्रयाग प्रस्थिति लेख आप पढ़े होंगे, तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया ये एक बहुत बढ़िया लेख है। और ये हरिसेन कौन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि रह चुके थे। कौन? हरिसेन। हरिसेन ने क्या लिखा? तो प्रयाग प्रस्थि लेख ये हरिसेन के द्वारा ही लिखी गई। अच्छा, ये किनके दरबारी कवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और बहुत प्रशंसनीय है कि यदि आप इनका लिखा गया आप प्रयाग परिस्थिति लेख पढ़ोगे तो आपको बहुत सारा जानकारी गुप्त वंश वगैरह के बारे में मिल जाएगा। और इन्होंने समुद्रगुप्त की जो प्रशंसा है काफ़ी करी अपने पुस्तक में, प्रशंसा को लिखा है कि भाई समुद्रगुप्त ऐसा था, समुद्रगुप्त वैसा था, है ना? और गुप्त के अलग-अलग जितने भी राजा आए हैं, उनके नाम भी इन्होंने वर्णन करा है अपने पुस्तक में प्रयाग परिस्थिति लेख में। अलग-अलग जितने भी राजा आए हैं, सबका नाम इन्होंने मेंशन करा है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, गुप्त वंश के अंदर जितने भी अलग-अलग राजा आए हैं, अच्छा कौन-कौन सा राजा आए हैं, कौन-कौन क्या जीत दर्ज किए हैं, इस प्रकार से आप प्रयाग परिस्थिति लेख को पढ़िएगा ना तो आपको मिल जाएगा कि गुप्त वंश के अंदर कौन-कौन सा राजा आए हैं और क्या-क्या जीत दर्ज किए हैं, कब जीत दर्ज किए हैं, कब किसको हराए हैं, ये तमाम जानकारी आपको प्रयाग परिस्थिति लेख में मिल जाएगा। अच्छा, किनके द्वारा लिखा गया है? ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। बड़ा काम का पुस्तक है प्रयाग परिस्थिति लेख, ठीक है? हम लोगों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो गई है प्रयाग परिस्थिति पढ़ के। तो समझिए कि जो साहित्यिक स्रोत आ रहा है गुप्त वंश के डेगे-डेग पे जो भी जानकारी मिल रही है, सब साहित्यिक स्रोत लिटरेचर से ही प्राप्त हो रही है। एक और नाम बताएँगे, उससे भी हमको गुप्त वंश की जानकारी मिली है, एक एरन अभिलेख है। अच्छा, एरन अभिलेख लिखा किसके द्वारा गया है? तो भानुगुप्त एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, इनके द्वारा ही लिखा गया है, भानुगुप्त के द्वारा। ये जो अभिलेख है एरन अभिलेख में लगभग आप पढ़ोगे जाकर के तो लगभग 510 ईसा पूर्व की जो कितना भी घटना है, 510 ईसा पूर्व की घटना का वर्णन उसमें लगभग है। और अ, ये सब जानकारी आपको एरन अभिलेख को अगर पढ़ोगे तो 510 बीसी वगैरह के बारे में, बीसी या ईसवी थोड़ा कंफ्यूज है, थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा ईसवी था कि बीसी था, लेकिन
510 ईस्वी या बीसी, थोड़ा-सा हमको देखना पड़ेगा। चलिए खैर, बुक बुक में हमको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा क्योंकि पढ़ा हुआ लाइन तो है ही। मतलब 510 बीसी था या ईस्वी था, एरन अभिलेख की कब, मतलब एरन अभिलेख में जो भी जानकारी मिलती है वो कब का मिलती है ना? अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जो महिलाएँ का जो फर्स्ट टाइम सती होने का प्रमाण है, अब आप बोलोगे सर सती-वती हम समझ नहीं रहे हैं। तो महिलाएँ का जब पति का देहांत हो जाता था तो उसको भी आग में धकेल के जला दिया जाता था। इसी को सती प्रथा कहते हैं। कभी बहुत ज़्यादा कुप्रथा है, ये सब समाज में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था उस वक़्त। तो जो सती प्रथा वगैरह का प्रचलन था, तो फर्स्ट टाइम हमको ये जो एरन अभिलेख है ना, उसमें ही देखने को मिलता है कि भाई सती-वती के साथ इस तरह का कुछ कहानी होता था। ठीक है? अगर एरन अभिलेख नहीं होता तो शायद हम जान नहीं पाते कि हमारे समाज में कुछ इस तरह का भी प्रथा चल रहा था। अच्छा, ताम्रपत्र वगैरह जो है, पत्ता वगैरह, है ना? मुहर जिस पे कुछ-कुछ लिखा जाता है आदि चीज़, तो अपने को ताम्रपत्र वगैरह से भी कुछ-कुछ जानकारी प्राप्त होती है गुप्त वंश के बारे में। और जो मुद्राएँ हैं, सिक्के वगैरह थे, तो इन लोग के भी माध्यम से गुप्त वंश की जानकारी कुछ-कुछ प्राप्त हो जाती है। तो मिला-जुला कर हर स्रोत से हमको जानकारी प्राप्त होती है। चाहे वो साहित्यिक स्रोत हैं, चाहे वो सिक्का वगैरह से जानकारी प्राप्त हो रही है, चाहे हमको मुहर, ताम्रपत्र, कुछ-कुछ, कुछ-कुछ हर क्षेत्र से, पुरातात्विक स्रोत से भी कुछ-कुछ जानकारी हमको प्राप्त हुई है, गुप्त वंश के बारे में। तो मिला-जुला कर इतिहासकार एक बहुत बढ़िया कहानी को रच दिया है गुप्त वंश के बारे में। अगर पूरा गुप्त वंश अच्छे से पढ़ लेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको यहाँ से कोई सवाल वगैरह छूटने वाला नहीं है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपको मेरा वीडियो स्लो लगता है तो आप फ़ास्ट करके सुन सकते हो। और सबसे ज़्यादा एक चीज़ याद रखिएगा कि जो सरवन नाम का सिक्के थे ना, वो सिक्का गुप्त शासकों के द्वारा चलाया जाता था। काफ़ी बढ़िया सिक्का था, फ़ेमस सिक्का था। और सोने के सिक्के के माध्यम से ये जो सरवन सिक्का है ना, कहीं न कहीं वो सोना का ही बना होता था सरवन सिक्का। सरवन या स्वर्ण सिक्का कह लो, है ना? मतलब नाम-नाम अलग-अलग, इतिहास के बुक में अलग-अलग, आप जाके एनसीईआरटी पढ़ोगे तो स्वर्ण सिक्का है, श्रवण सिक्का है, अलग-अलग इतिहासकार थोड़ा-सा इस उच्चारण करने में अपना-अपना थोड़ा बहुत आगे-पीछे कर ही देते हैं। तो लेकिन हाँ, मूल रूप से सोने के सिक्के के माध्यम से हमको बहुत सारी जानकारी इकट्ठा हो जाती है गुप्त राजाओं का, ठीक है? और इतने ज़्यादा सोना का सिक्का चलाया गया है गुप्त वंश के अंदर कि भाई साहब क्या आपको बताएँ, गुप्त वंश की जो आर्थिक स्थिति थी, वो इस चीज़ से पता चल जाती है कि जो राजा सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का चला दिया, गुप्त राजा ही चलाया था। इससे हमको गुप्त वंश की आर्थिक स्थिति कैसी थी, इस चीज़ की पता चलती है। बताइए, ये कम बड़ी बात नहीं है। मतलब सोना का सिक्का चला देना आज मज़ाक थोड़ी है। आज आपके जो भारत के प्रधानमंत्री अर्थात वाज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको उर्दू शब्द में वाज़ीर-ए-आज़म कहा जाएगा प्रधानमंत्री को। क्या वो सोना का सिक्का चला पाएँगे आज की डेट में? मज़ाक थोड़ी है। सोना कितना महँगा है। आप तो लगभग लाख रुपया में 1 भरी, डेढ़ भरी, 2 भरी ऐसे कुछ होता है। एक-एक सिक्का 2-2 3-3 भरी का होता था। तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा बात हो जाएगा सोना का सिक्का चलाना। और हमारे गुप्त राजा लोग चला रखे थे उस वक़्त, ठीक है? और सोने के सिक्के का निर्माण जो किया जाता था, ये जो कैरोट होता है ना गोल्ड को मेज़र करने का, उस बढ़िया मतलब अच्छा क्वालिटी का सोना दिया ही जाता था। कैरोट-वैरोट भी लगभग ठीक ही था। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि कैरोट में तो सोना का सिक्का को मेजर मतलब क्वालिटी कैसा है, ये तो पता चलेगा ही। एक चीज़ थोड़ा-सा दिमाग में रख लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है कि जो राज्य वगैरह होते थे, मतलब जिस राज्य में मतलब ज़्यादा कैरोट के सिक्के चलाए जाते थे, जैसे 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, मतलब जिस राज्य की स्थिति अच्छी थी, उस राज्य में उतना ज़्यादा कैरोट की सिक्के चलाए जाते थे, है ना? गुप्त वंश के अंदर। अब मान लो कि हम लोग बिहार से बिलॉन्ग करते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं गुप्त राजा को, तो बिहार के अंदर जो सोने के सिक्के चल रहे हैं, वो ज़्यादा कैरोट के होंगे।
ठीक है। और वंस बाय वंस अगर देखा जाए तो सोने के सिक्के में जैसे कैरोट है ना, उसमें गिरावट देखने को मिली है। जो वंश आए थे, तो जैसे अलग अलग राजा आए, अपना अपना शासन चलाए, तो कुछ ऐसे जो राजा थे गुप्त वंश के, उनके शासन काल में जो सोने के सिक्के हैं एकदम शुद्ध चलाए गए, क्योंकि उनके पास भाई साहब दुनिया भर का पैसा था। लेकिन कुछ ऐसे राजा आए जिनके सामने आर्थिक स्थिति थोड़ा सा डाउन होते हुए दिखी, लेकिन फिर भी वो इज्जत प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए सोने का सिक्का को चलाए। तो उनका जो क्वालिटी है सोना का सिक्का में, जो कैरोट है वो थोड़ा सा गिरा हुआ दिखा, 22 कैरेट 20 कैरेट, है ना। और सिक्कों के माध्यम से हम लोगों को कला की भी जानकारी थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाती है कि किस प्रकार का कलाकारी चल रहा था किसके अंदर, गुप्त साम्राज्य के अंदर, है ना। कला का किस प्रकार से विकास हुआ था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप गुप्त को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका बहुत सारा सवाल जो है प्रीलिम्स में, मेंस में, हर जगह आपको यहाँ से क्वेश्चन तो आएंगे ही। एक आध क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में रहेंगे, मेंस में तो पक्का इससे क्वेश्चन आएंगे। तो पढ़ा हुआ बाबू कभी खराब जाएगा नहीं। और यदि आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आप पक्का किसी को पढ़ा दोगे। एक चीज याद रखना कि कितना भी शॉर्टकट्स भाग लो, काम बनने वाला नहीं है। पूरा का पूरा डिटेल से जब तक नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े अधिकारी बनने का आपका सपना ही रह जाएगा। प्रीलिम्स निकाल के अगरबत्ती थोड़े दिखाना है ना। जब तक डिटेल में नहीं जानोगे काम बनने वाला नहीं है। मेरे पढ़ाने के बाद आप जिस भी पुस्तक को देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। और आप कोशिश करना कि एक बार बुक को भी रीडिंग मार लेना, ठीक है। क्योंकि सिर्फ लेक्चर सुन के काम बनने वाला भी नहीं है ना। आज हम भी आपको पढ़ा रहे हैं तो उसके पीछे काफ़ी मेहनत है। ऐसे नहीं लेवल बना है कि हाँ बोल रहे हैं किसी टॉपिक पे। उसके बारे में एकदम बारीकी से जानकारी एकत्रित किए हैं, फिर जाकर के हम आपको पढ़ाने लायक बने हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कला वगैरह का भी जानकारी किससे प्राप्त हो गई, सिक्का विक्का से थोड़ा सा कला वाला का जानकारी आपको मिल गई। अच्छा, किस प्रकार की कला का विकास हुआ, मतलब कैसा कला चल रहा था गुप्त वंश में, ये सब तमाम जानकारी हम पूरा चैप्टर में देखेंगे। अच्छा, एक स्वर्ण सिक जो सोना का सिक्का है ना, स्वर्ण सिक्के में एक चीज दिखाया गया है कि जो समुद्रगुप्त हैं वो बीना बजा रहे हैं। क्या दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए सोने के सिक्के में दिखा दिया। तो इससे हमको थोड़ा कलाकारी भी पता चलता है कि भाई उस वक्त जो है समुद्रगुप्त वीणा वगैरह बजाते थे, इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, इनको पसंद भी था। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो समुद्रगुप्त थे उनको वीणा वगैरह बजाने में काफ़ी इंटरेस्ट था। और यदि गुप्त काल के सिक्के को अगर आप देखते हैं, जो भी सिक्के गुप्त काल में चलाए गए हैं, लगभग जो हमें ये जो सिक्के अब भी मिल रहे हैं ना गुप्त काल के, वो विदेश में जाकर के मिलेंगे। क्योंकि लूट बहुत हुआ है, भारत सोने की चिड़िया थी, इसको लूट लिया गया। जितना सोना का सिक्का गुप्त वाले ने चला दिया, कुषाण वगैरह ने चला दिया। ये अधिकांश सिक्का एक तो अंग्रेज लूट के ले गए अपने देश, उससे पहले जितने भी छोटे मोटे मुगल वगैरह थे, मुस्लिम था, सब लूट लूट के अपने अपने लेके चला ही गया। तो भारत को ना लूटा गया है पागल की तरह। नहीं तो भारत के पास आज इतना पैसा होता ना भाई, आपका अमेरिका, फ्रांस और क्या बोल रहे हैं ये सब, चाइना वाइना सब बच्चा था, बच्चा। लेकिन आज भारत को लूट लिया गया है बेवकूफ़ की तरह। लोग ध्यान नहीं दिए। सोना उस वक्त सस्ता हुआ करता था, लोग लूट के जाने दिए। आज तो सोने का दाम देखो आसमान छुआ हुआ है ना। और काफ़ी सोने के सिक्के उस वक्त चलाए गए थे। इससे हमको जो गुप्त शासक हैं या फिर गुप्त काल है, उनकी हैसियत भी पता चलती है कि भाई साहब कितना ज़्यादा हैसियत होगा, तब ना इन्होंने सिक्का वगैरह चलाने का काम किया है। और इन्होंने जो बताए अभी सोना का सिक्का को आप देखोगे गुप्त काल का, तो समुद्रगुप्त क्या बजा रहे हैं, बीना। तो उनको उनका कलाकारी जो था इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी था, बीना वगैरह में, ठीक है। सिक्का विक्का तो आज अधिकांश विदेश में ही मिल जाएगा, किसी किसी के घर में गुप्त काल का सिक्का होगा ही। भारत में बहुत कम ही है। भारत में बाबू लेबोरेटरी में मिलेगा, जाओगे ना लैब वगैरह जहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है पुराने पुराने सिक्कों को, वहाँ मिलेगा, घरे घर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, गुप्त काल की जो व्यापार व्यवस्था है, जो व्यापारी होते थे गुप्त काल का, ये सब का जानकारी जो है आप मतलब
जो व्यापारी लोग हैं ना, वो लोग सोना का सिक्का को काफ़ी उपयोग करते थे गुप्त काल के अंदर, क्योंकि व्यापारी को क्या है, सामान का आदान-प्रदान, सामान दिए, सिक्का लिए। तो ऐसा इतिहासकार का मानना है कि जो व्यापारी होंगे उस वक़्त, वो सोना का सिक्का को ब्लैक कर लिए होंगे, अच्छा खासा दबा लिए होंगे। यह भी धीरे-धीरे पता चल रहा है जैसे गुप्त काल का जो व्यापारिक सीमा है ना, वो थोड़ा-सा विदेश तक था, ऐसा नहीं कि भारत में सिमट कर था। आज यदि हमको गुप्त काल का सिक्का कनाडा से मिलता है, तो मेरे दिमाग में एक सवाल तो उठेगा कि हाँ, हमारे गुप्त वाले जो भैया थे, गुप्त वाले जो राजा थे, वो कनाडा से बिज़नेस कर रहे थे, है ना? इस चीज़ का तो हम पक्का लगा लेंगे अंदाज़ा। कनाडा में घरे-घर सिक्का मिलता है गुप्त का, तो ये भी तो हो सकता है कि व्यापारी आते थे और अच्छा खासा यहाँ से पैसा-वैसा, सिक्का-विक्का को ले जाके अपने कंट्री में ब्लैक करना स्टार्ट कर दिए थे। क्योंकि सब जो देश-विदेश के आदमी थे, वो तो बस यही चीज़ सोच रहे थे कि भाई साहब हम तो सामान खरीद रहे हैं, यहाँ सिक्का जो है सोना का चल रहा है, तो चलो जो भी धंधा स्टार्ट किए यहाँ यहाँ से सिक्के लेके चलो भागना स्टार्ट करते हैं। यहाँ आते थे कुछ-कुछ मतलब दुनिया भर का सामान कुछ-कुछ बेच लेते थे और सोना का सिक्का उठा-उठा के ले जाते थे। अब मानो कि कनाडा से उठा कर के लकड़ी लाया है, कनाडा से उठा के प्याज ले आया है, यहाँ बेच दिया। तो प्याज दो और सोना का सिक्का लो, तो लोग इस तरह का बहुत काम करने लगे भारत के अंदर घुस के। ये सब अच्छा बात नहीं है ना, कहाँ आपका प्याज भाई साहब तुरंत उसका कोई हैसियत नहीं, वो खराब हो जाएगा, खा-पी के आप खत्म कर दोगे। अनाज खरीद के ले जा रहे हैं, अनाज दे के पैसा ले जा रहे हैं, तो इस तरह से हमारा जो सोना का सिक्का है उसकी खूब कालाबाज़ारी हुई है, खूब। अलग-अलग जो कंट्री हैं एकदम यहाँ से सिक्का ले जाते थे। तो ख़ैर ये सब व्यवस्था जो उस वक़्त चल रहा था समाज में, इससे हमको एक जानकारी भी प्राप्त होता है। वो जानकारी क्या है पता है? कि जो गुप्त काल है उसकी व्यापारिक सीमा क्षेत्र लगभग कई विदेश तक थी। मतलब आपको क्या लगता है आज ही मल्टीनेशनल कंपनी भारत में घुस के अपना माल बेच रही है या फिर हम अलग-अलग कंट्री में घुस के अपना माल बेच रहे हैं? ऐसा आज ही नया प्रचलन नहीं है बाबू। ये प्रचलन विगत कई सालों से देखने को मिल रहा है कि भाई आदान-प्रदान, गुड्स एक्सचेंज, दिस दैट चलते ही आ रहा है। समझ में आ रहा है? किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ हम आपके लिए हर एक वीडियो में फ्री कर दिए हैं। मतलब सोना का सिक्का का आदान-प्रदान, दिस दैट हर एक कंट्री से होते ही रहा है। मतलब गुप्त वाले के यहाँ अपना व्यापार करने के लिए अलग-अलग देश के आते थे और सिक्का-विक्का को ले जाते थे उठा कर के। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, विदेशी यात्री के द्वारा भी हमें कुछ-कुछ गुप्तकालीन साम्राज्य के बारे में पता चल जाता है। क्योंकि विदेशी जो यात्री वगैरह आते थे, वो ऐसे ही नहीं, वो अपना पुस्तक भी लिखते जाते थे। अब जैसे बोलोगे सर कौन आए थे गुप्त के अंदर, तो एक बहुत बढ़िया इतिहासकार है, फाहियान नाम का। क्या नाम का है? फाहियान। ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया था। कब आया था? चंद्रगुप्त सेकंड। जब गुप्त साम्राज्य के अंदर चंद्रगुप्त सेकंड का शासन चल रहा था, उसी वक़्त फाहियान भारत में प्रवेश किए थे और उस समय भारत जो है ना, भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी थी और उसने अपने यात्रा की जानकारी, मतलब जो भी यहाँ देखा, जो भी सीखा, जो भी राजा कर रहा है, सब कुछ को अपने पुस्तक में लिखते चला गया। जो भी देख रहा था, जो भी जान रहा था, जहाँ भी घूम रहा था, गुप्तकालीन समाज में जो भी दिख रहा था, उसको सब कुछ अपने पुस्तक में लिखते चला गया और बहुत सारा गुप्तकालीन जानकारी जो है, वो फाहियान का फू कू की, इस तरह से कुछ पुस्तक का नाम है, चाइनीज़ टाइप का नाम है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है? फाहियान एक बहुत बड़ा लेखक है और चाइनीज़ लेखक था, यहाँ का नहीं था, चाइना से आया था घूमने के लिए। बड़ा सुना था भारत का किस्सा कि भाई साहब यहाँ सोना-वोना फेंका रहता है रोड पे, सिक्का-विक्का, यहाँ मसाला-वसाला का कोई कमी नहीं है, भारत काफ़ी उन्नत देश है। तो बड़े-बड़े लोग, अब भारत में नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह, तो भारत कहीं न कहीं बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था उस वक़्त। तो लोग घूमने के लिए ज़रूर आते थे। समझे? लोग अब ना लोग यहाँ से जाने लगे हैं पेरिस, फ्रांस, लंदन घूमने के लिए। पहले भारत ही पेरिस, फ्रांस और लंदन से कई गुना डेवलप हुआ करता था। आज लूट-बटोर लिया है तो अब भारत की स्थिति क्या ही। एक तो हमारे जो विगत पूर्वजों ने लूटा सो लूटा भारत को। आज हमारे नेता भी लूट रहे हैं और स्विस बैंक में पैसा भेज रहे हैं।
तो क्या ही इस पर चर्चा किया जाए। हर लोग आ रहा है भारत को लूट-लूट के ख़त्म कर रहा है। तो क्या तुलना कर लें, लंदन हमारा भारत बन जाएगा, हमारा भारत पेरिस, फ्रांस की तरह डेवलप हो जाएगा। ऐसा बाबू तभी होगा जब ईमानदारी का एक अलग लहर आएगा, है ना? तो ख़ैर जो भी है, हम इस विषय पे कोई कमेंट करना नहीं चाहते हैं। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चंद्रगुप्त सेकंड के समय देखा जाए तो उन्होंने जो भी अच्छा-अच्छा मतलब चंद्रगुप्त सेकंड ने काम किया, इन सभी चीज़ों को फू ने अपने पुस्तक में लिख डाला। और इसके अलावा आप हर्षवर्धन के समय देखा जाए तो उस वक़्त भी कुछ-कुछ चीनी यात्री भारत में आए थे। अब आप बोलोगे हर्षवर्धन के समय कौन आए थे सर? तो हैन सॉन्ग नाम का एक चीनी यात्री थे, उन्होंने भारत आए थे और इसने भी कई ऐसी जानकारी अपने पुस्तक में दर्ज कर दी जिससे हर्षवर्धन के काल का पता चल जाता है। हर्ष वर्धन जो थे वो भी बड़ा अच्छे राजा थे, उनके विषय में भी बहुत सारा जानकारी पता चलता है। यदि चीनी यात्री वगैरह नहीं लिखते ना अपने पुस्तक में, हैन सॉन्ग वगैरह नहीं लिखते अपने पुस्तक में, तो शायद हैं हर्षवर्धन वगैरह के बारे में हम लोग जान नहीं पाते। ये लोग बहुत बड़ा-बड़ा काम कर दिए हैं कि भाई हर्षवर्धन वगैरह के बारे में लिख दिए हैं, तब तो हम लोग पढ़ के हम लोग जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको मजबूत कर रहे हैं, पढ़ के मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ ली अच्छे से। तो चीज़ें संशोधन की इन लोग की कृपा से बहुत सारा हम लोगों का काम निकल गया, ठीक है? हर्षवर्धन वगैरह के बारे में जानकारी लेना है तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चीनी यात्री कौन आए थे? हैन सॉन्ग और उन्होंने अपनी पुस्तक में बहुत सारा जानकारी हर्षवर्धन के काल का दिया है, ठीक है? अच्छा, गुप्त काल की जानकारी जो है वो भी प्राप्त हुई है, किससे? थोड़ा बहुत हुई है। मतलब जो हैन सॉन्ग है ना उससे भी कुछ-कुछ जान अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, गुप्त काल की जो प्रमुख जानकारी है वो फाहियान जो पुस्तक लिखे थे उससे ही प्राप्त हुई है, ठीक है? अच्छा जो भी है इस प्रकार से हम एक चीज़ समझ गए कि हमें तमाम स्रोत अलग-अलग जो स्रोत है, चाहे विदेशी इतिहासकार के द्वारा लिखा गया पुस्तक हो, चाहे हमारा भारत में सिक्का हो, चाहे अलग-अलग विवरण हो, उससे हमको गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखते हैं गुप्त काल के प्रमुख शासक को, क्योंकि आप लोग बहुत देर से यही वेट कर रहे हैं कि सर बात को थोड़ा खींच रहे हैं कहाँ-कहाँ से। तो होता क्या है कि बाबू हम थोड़ा-सा ज़मीन से जुड़ा हुआ लड़का है। हमको ना बहुत बेसिक से पढ़ाने का शुरू से ही आदत है। क्योंकि कहानी के विषय में यदि आप पढ़ोगे एकदम बेसिक से हाई लेवल पे, इसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, तो थोड़ा पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है? तो अब हम देखते हैं गुप्त काल के प्रमुख शासक को। तो गुप्त काल के जो पहला शासक थे उनका क्या नाम था? श्रीगुप्त था। ये तो भी प्रमुख शासक ही था और यह गुप्त वंश के संस्थापक भी थे और श्रीगुप्त ने लगभग जो श्रीगुप्त थे उसका जो शासन काल है वो लगभग 240 ईस्वी में ये राजा बनते हैं और इस वंश की स्थापना हो जाती है। लेकिन जानते हो कुछ अलग-अलग जो बुक अभी तो हम एनसीईआरटी पे ही ज़्यादा विश्वास करेंगे, लेकिन कुछ अलग-अलग बुक है, वो कह रहे हैं कि भाई 275 ईस्वी में जो है अ, ये गुप्त वंश की स्थापना हुई है, तो कुछ बुक कह रहे हैं 240 ईस्वी में स्थापना हुई है ना? तो श्रीगुप्त के रिलेटेड जानकारी हमें प्रयाग परिस्थिति अभिलेख जो है उसमें डिटेल में लिखा गया है, प्रयाग परिस्थिति अभिलेख में। तो खैर हम लोग वही मानेंगे जो एनसीईआरटी कहता है। 240 वाला जो है ना 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हुई है, इस बात को एनसीईआरटी बुक लिखा है। तो आप लोग भी 275 को मत पढ़ लीजिएगा, कुछ ऐसे इतिहास के बुक हैं जिसमें कि 275 ईस्वी है, लेकिन कुछ ऐसे पुस्तक हैं जिसमें 240 ईस्वी है। एनसीईआरटी भी 240 लिखा है। तो 240 एनसीईआरटी लिखा है, तो इस प्रकार से आप 240 ईस्वी याद रख सकते हैं। श्रीगुप्त के रिलेटेड जानकारी हमें प्रयाग परिस्थिति अभिलेख से ही प्राप्त होगी। तो प्रयाग परिस्थिति अभिलेख को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। जो हरिसेन वगैरह थे, तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया कुछ पुस्तक है। हरिसेन ने भी लिखा है। प्रयाग परिस्थिति लेख जो है ना वो किनके द्वारा लिखा गया है?
हरिसेन के द्वारा ही लिखा गया है, प्रयाग परिस्थिति लेख। अच्छा, प्रयाग परिस्थिति लेख आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत सारा जानकारी मिल जाएगी, किसके बारे में? श्रीगुप्त के बारे में मिल जाएगी। एक चीज याद रखिएगा, प्रयाग परिस्थिति लेख में श्रीगुप्त के नाम सबसे ऊपर है। तो इससे यह पता चल जाता है कि भाई साहब जो आपका ये वंश चल रहा है, गुप्त वंश, शायद इस वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा ही की गई थी, क्योंकि प्रयाग परिस्थिति पढ़ने के बाद जो सबसे टॉप पे नाम आता है वो श्रीगुप्त का आता है। बट श्रीगुप्त ने इस वंश की स्थापना बहुत छोटे स्थानीय स्तर पर मतलब स्टार्ट करा था। ऐसा नहीं था कि ये बहुत बड़ा तीर मार लिया था, पूरा भारत को एकदम एकाएक जीत लिया, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने छोटा से अपना धंधा काम स्टार्ट किया, राजा बना छोटा क्षेत्र का, धीरे धीरे करके वो बड़ा क्षेत्र को अपने अंदर मिलाते चला गया, जीतते चला गया। स्ट्रेटजी इसका बड़ा बढ़िया था। स्थानीय क्षेत्र से ही शासन स्टार्ट किया था और धीरे धीरे करके ये भारत को एक अखंड भारत का शासन व्यवस्था बनाने में सफल रहा। ठीक है, इनका बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, शुरू शुरू में छोटा स्तर पे ही काम स्टार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने बड़ा कर लिए। हम हमेशा कहते हैं कि आप कुछ सोचो कम और उस चीज़ों को स्टार्ट करो, वो काम धीरे धीरे छोटा ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे चल के वो बहुत बड़ा होते जाए, ग्रो अप करते ही रहोगे। ठीक है, तो श्रीगुप्त ने जो करा वो तो छोटा था, लेकिन वो जब इनके वंशज लोग आते हैं तो भाई साहब बहुत बड़ा कर देते हैं गुप्त वंश को, और एक पर एक महान शासक देखने को आपको गुप्त वंश के अंदर मिलेंगे। बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने स्थापित कर दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखो कि जो साम्राज्य बनाना स्टार्ट किया किसने? श्रीगुप्त ने। तो केवल साम्राज्य की ही शुरुआत इन्होंने नहीं करी, मतलब इन्होंने विकसित किया, मतलब लोगों के अंदर एक मोटिवेशन लाया, एक अलग लेवल का थिंक लेके आए लोगों के विषय में श्रीगुप्त, और लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है, ग्रो करना है, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, इन सभी विषय पर इन्होंने काफी कुछ सोचा। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद इनका पुत्र आता है। अब आप बोलोगे सर श्रीगुप्त का पुत्र कौन है? तो घटोत्कच गुप्त है। क्या नाम है? घटोत्कच गुप्त। ये शासक बन के आता है और ये भी कम नहीं था, घटोत्कच भी काफी बड़ा नाम है। क्या है? काफी बड़ा नाम है। ऐसा कहा जाता है कि 280 ईस्वी से लेकर के 319 ईस्वी तक घटोत्कच का शासन रहा है गुप्त वंश पे। 280 ईस्वी से लेकर के 319 ईस्वी तक का जो शासन काल रहा है वो घटोत्कच का ही शासन काल रहा है। और इस प्रकार से यदि देखा जाए तो एक लंबा शासन काल लगभग आपका श्रीगुप्त का भी रहा है और दूसरा तरफ घटोत्कच का, मतलब बाप बेटा दोनों का बहुत बड़ा शासनकाल रहा है, लंबा शासनकाल। श्रीगुप्त ने भी काफी लंबा शासन करा है, घटोत्कच ने भी लंबा शासन करा है। घटोत्कच कहाँ तक चला गया? 319 तक। अच्छा एक बात याद रखो कि दोनों लगभग 40 ईयर्स अपना शासन करा है। जब श्रीगुप्त ने वंश की स्थापना करा तो 240 ईस्वी हो रहा था। अच्छा ये चीज का एकदम पुख्ता प्रमाण कहाँ से मिला है? तो आप अगर प्रयाग परिस्थिति लेख पढ़ोगे तो उससे आपको चीजें समझ में आएगी। तो वहां पे 240 लिखा हुआ मिला है तो लोग 240 मान लिए। हमारा एनसीईआरटी भी 240 ही मान रहा है। कुछ कुछ ऐसे राइटर हैं, अब उस राइटर का हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन वो 275 ईस्वी भी मान लिए हैं, वो गलत है। ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक कहेगा उसको ही आप मानो। 319 280 ईस्वी से लेकर के 319 तक का जो शासनकाल है वो किसका रहा है? घटोत्कच का रहा है, घटोत्कच गुप्त का। और इस प्रकार से एक लंबा शासनकाल दोनों पिता का भी, श्रीगुप्त का भी, और बेटा घटोत्कच दोनों का रहा है। ठीक है, अच्छा जो भी शासनकाल रहा है दोनों का तो बड़ा ही रहा है। इसके शासनकाल के दौरान यह पता नहीं चल पाया कि भाई साहब कितना व्यवस्थित रूप से यह साम्राज्य चल रहा है, मतलब शासन तो दोनों ने करा, लेकिन इतना व्यवस्थित रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस चीज का उतना जानकारी हमको ग्रंथ वरंथ से पता नहीं चल पाया। हो सकता है कि घटोत्कच का शासनकाल बहुत सुख हो या दुख हो, ये सब चीज का हमको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ग्रंथ में थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया गया है। और पढ़ी एक चीज याद रखिए कि जो प्रयाग परिस्थिति अभिलेख है वहां पे घटोत्कच के अबाउट में उतना जानकारी प्राप्त नहीं है। अगर आप प्रयाग परिस्थिति अभिलेख को पढ़िएगा तो घटोत्कच के बारे में कम है,
लेकिन जो आपका समुद्रगुप्त है, उन लोगों के विषय में ज़्यादा है। किनके द्वारा प्रयाग परिस्थिति लिखा गया था? अभी जस्ट आपको हम बताए हैं, हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। तो राइटर वाइटर का नाम आप भूलो मत, क्योंकि क्वेश्चन फैक्ट जब आएंगे तो इधर से ही आएंगे। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा चंद्रगुप्त जो फर्स्ट हैं उनके तरफ। जो चंद्रगुप्त फर्स्ट राजा बनते हैं ना, तो ये गुप्त वंश का इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि अब तक तो हमने देखा जो बाप बेटा दोनों शासन करने के लिए आई, श्रीगुप्त हो गया या फिर घटोत्कच, इन्होंने जो भी करा इसके बारे में उतना जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ एक लंबा शासनकाल चलाए। मतलब क्या डेवलपमेंट किए नहीं किए, समाज इनको कितना पूज रहा था, इसका उतना जानकारी हमको ग्रंथ से पता नहीं चला है। इसीलिए हम लोग इनको वास्तविक संस्थापक नहीं बनाए। लेकिन बाद में जब चल के वंशज इनके आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, तो इनका काफ़ी तारीफ है, अलग अलग ग्रंथ में भी काफ़ी तारीफ है इनका चंद्रगुप्त फर्स्ट का। इनका शासनकाल काफ़ी अच्छा था। तो गुप्त वंश के ये वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और यदि संस्थापक पूछा जाए गुप्त वंश के, तो बाबू श्री गुप्त ही लगाना। लेकिन यदि वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। यदि संस्थापक पूछा जाए तो श्री गुप्त लगाना, अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम लगाना। अच्छा, जिसका शासनकाल 319 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक का है, 319 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक का है, वह शासनकाल किसका था? घटोत्कच गुप्त का। किनका था? चीजें समझ में आ रहा है? अरे सॉरी, घटोत्कच गुप्त के पुत्र का था ना, क्योंकि घटोत्कच का तो 280 ईस्वी से 319 ईस्वी था। तो 319 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक का जो शासनकाल था वो किनका था? तो घटोत्कच गुप्त के पुत्र का शासनकाल था। अब आप बोलोगे सर घटोत्कच गुप्त के पुत्र कौन थे? तो उनके पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, जो शासक बने थे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जब शासक बने तो शासक बनने के साथ मतलब इतना खुश थे कि उसी उपलक्ष्य में उन्होंने इस खुशी को बयां नहीं कर पाया, बर्दाश्त नहीं, तो उन्होंने कैलेंडर का जो उपाधि है उसको धारण कर लिया, कैलेंडर की उपाधि को जारी भी किया, धारण भी किया, जिसे गुप्त संवत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, जो संवत होता है ना, चाहे गुप्त संवत हो ये हो, जब हमारा चंद्रगुप्त फर्स्ट राजा बना था तो गुप्त वंश के अंदर, तो उन्होंने कैलेंडर भी चलाया था। कैलेंडर जो मतलब गुप्त संवत मतलब जो डेट वेट को चिन्हित करने के लिए, कब कौन सा समय है क्या है, जैसे अभी 2024 है तो चिन्हित किए ना, अच्छा ठीक है अभी हम 2024 में हैं और 2028 तक हमको कोई बढ़िया जॉब में चला जाना है, तो चिन्हित किए ना कि 4 साल है। तो यही सब जो डेट वेट को नापने का काम होता है, चिन्हित तौलने का काम, मतलब कितना दिन के बाद हमको पैसा आप लौटाइएगा, तो वो सब कैलेंडर में होता है ना, डेट वेट लिखा हुआ। तो इन्हों जब चंद्रगुप्त फर्स्ट भी राजा बनते थे, इनके समय में भी कैलेंडर चलाया गया। उस कैलेंडर का नाम था गुप्त संवत। ठीक है, कैलेंडर चलाया। जब ये राजा बने तो राजा बनते ही इन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया। अच्छा, इससे पहले हम देखे थे कनिष्क में ना, तो कनिष्क में कौन सा कैलेंडर जारी किया गया था बाबू बताओ? शक संवत का कैलेंडर जारी किया गया था, शक संवत का कैलेंडर को चलाया गया था। अच्छा, एक चीज याद रखना, गुप्त जैसे ही शासक बनते हैं, गुप्त राजा लोग शासक बने, तो शासक बनते ही चंद्रगुप्त प्रथम, कौन? चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करा था। किस, बहुत बड़ा उपाधि है, राजा ही नहीं महाराजा, मतलब राजाओं के राजा, उसी को न कहते हैं महाराजा। इससे एक चीज समझ में आ रहा है कि जो अलग अलग क्षेत्र के राजा थे उसके भी ये राजा हुआ करते थे, मतलब राजा का राजा को क्या कहा जाएगा? महाराजा। तो समझ लो कि चंद्रगुप्त जो प्रथम थे उनका कितना बड़ा नाम था साम्राज्य में। ठीक है, राजा के राजा को क्या कहते हैं? महाराजा। तो महाराजा धीराज की उपाधि अगर किसी ने धारण किया है तो वो चंद्रगुप्त फर्स्ट ही थे। और इससे साम्राज्य का इन्होंने काफी विस्तार करा। चंद्रगुप्त फर्स्ट बहुत इन्होंने साम्राज्य को डेवलप भी करा, बेरोजगारी भी मिटाया, सैनिक वैनिक को दुनिया भर का जॉब दिया और सीमा क्षेत्र को भी बढ़ाया और विस्तार भी किया। बहुत बड़ा नाम है चंद्रगुप्त फर्स्ट, किसके अंदर? गुप्त वंश के अंदर।
और इसी कारण से इसे वास्तविक शासक भी कहा जाता है। किसको? चंद्रगुप्त फर्स्ट को वास्तविक शासक। किसका? गुप्त वंश का। अच्छा, गुप्त वंश का जो प्रथम शक्तिशाली शासक के रूप में देखा जाता है तो वह चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही देखा जाता है, क्योंकि इससे पहले जो घटोत्कच थे या श्रीगुप्त थे, अब इन लोग हो सकता है कि बहुत शक्तिशाली होंगे, लेकिन हमारा जो भी साहित्य वगैरह है इसमें उतना इनका विवरण दिया हुआ नहीं है। तो आज हमारे जो एनसीईआरटी जो लिखे हैं वो इस चीज़ को छापे नहीं है कि भाई साहब चाहे घटोत्कच हैं या श्रीगुप्त हैं तो उनके विषय में लिखे हैं। लंबा शासन रहा है, लगभग 40-40 वर्ष का शासन रहा है, लेकिन विशेष रूप से अब वो क्या काम किए हैं, कितना मजबूती से चलाए हैं, इसका उतना ज़्यादा इतिहास में पता नहीं चलता है। तो सरकारी पेपर में भी उतना ज़्यादा सवाल आपको घटोत्कच या श्रीगुप्त से आने वाला नहीं है। अगर सवाल में लथाड़ेगा तो आपको कहाँ से देगा सवाल ज़्यादा? चंद्रगुप्त फर्स्ट से सवाल यहीं से ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, बहुत प्रथम शक्तिशाली शासक के रूप में इनको देखा जाता है। अच्छा, एक ऐसा राजा था जिसने वैवाहिक संबंध जो होता है ना, विवाह वगैरह, जो आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट है, ये एक ऐसा राजा था। ये क्या करा कि जैसे वैवाहिक संबंध से अपने क्षेत्र को विस्तार करने लगा। ये कितना यूनिक बात है कि आप किसी लड़की से शादी करिए, उसके घर का दामाद बन जाइए, फिर जो लड़की के पापा होंगे वो आपको तो सपोर्ट करेंगे ही। तो इस प्रकार से आप अपना सीमा क्षेत्र को बढ़ाते जाइए, शादी-वादी करके अपना दमखम बढ़ाइए। तो यही स्ट्रेटजी को किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। इसीलिए ये शक्तिशाली भी बनते चले गए, क्योंकि आदमी से ही ना शक्तिशाली होता है। आज आपके अंदर 40-50 लड़का है तो आप शक्तिशाली हैं, ये चीज़ याद रखिए। पैसा है तो लोग है। तो कहीं न कहीं आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका राजनीतिक दृष्टिकोण मजबूत हो जाता है। अगर आपके पास पार्टिकुलर क्षेत्र में पैसा बहुत है, तो आपके पास आदमी भी बहुत होगा, क्योंकि पैसा वाला का लोग आगे पीछे करता है। तो राजा के पास यदि टैक्स के माध्यम से पैसा बहुत आ रहा है तो उसके पास आदमी भी अंदर में बहुत है। तो कहीं न कहीं वो आर्थिक दृष्टिकोण से अपना राजनीतिक दृष्टिकोण को ठीक कर लेता है। तो जो आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं ये काफ़ी शक्तिशाली शासक थे, क्योंकि ये वैवाहिक संबंध से अपना जो रिश्ता है लोगों से बना रहे थे और लोग इनको सपोर्ट करते जा रहे थे कि आप भाई साहब मेरे कोई दामाद को तो टच कर ले, काट के फेंक देंगे रोड पे। इस तरह का कहानी हो रहा था, है ना? और इस तरह का परंपरा इन्होंने चलाते ही जा रहा था। शादी कर कर के अपने क्षेत्र को इतना विस्तार कर लिए कि इनके जो पूर्वज थे वो तो ऊपर चले गए थे, और ऊपर से देख के भी हंसते होंगे कि भाई साहब कितना ही चालाक, अलग लेवल का, मतलब बहुत चालाक बच्चा निकला। कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट। शादी-वादी करके क्या कर लिए? अपना सीमा क्षेत्र को काफ़ी बड़ा कर लिए, विस्तार कर लिए। और सबसे पहले ये प्रथा जो है बिंबिसार जो है ना, वो स्टार्ट किए थे। आप बोलोगे सर बिंबिसार कौन? तो बिंबिसार आप पढ़े थे ना उधर हर्यक वंश की तरफ, बिंबिसार। इस प्रकार से जो है, जो लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह करके चंद्रगुप्त प्रथम अपने क्षेत्र का सीमा क्षेत्र को भी क्या किए? बढ़ा दिए, विस्तार कर दिए। लिच्छवी की राजकुमारी से शादी-वादी कर लिए, उसका ज़मीन-वमीन ले लिए तिलक दहेज में। उनके पिताश्री इनको काफ़ी सपोर्ट करने लगे चंद्रगुप्त फर्स्ट को, बोले दामाद जी टेंशन नहीं लीजिए, आपको कोई इधर-उधर कुछ भी होगा हम देख लेंगे, है ना? हर तरह का संभव सहायता, चाहे उन दामाद जी को सैनिक चाहिए, दिस चाहिए, डैट चाहिए, सब कुछ उपलब्ध होने लगा। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो प्रमुख शासक के रूप में यदि गुप्त वंश में देखा गया तो उनका नाम समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त भी एकदम गजब थे, बना बनाया इनको साम्राज्य मिला और वो साम्राज्य को और बड़ा कर दिए। ठीक है ना? क्योंकि ये जो शादी वादी कर कर के चंद्रगुप्त फर्स्ट साम्राज्य को बड़ा कर दिए थे, समुद्रगुप्त और बड़ा कर दिए, है ना? जो समुद्रगुप्त हैं वो राजा कब बनते हैं? 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठ जाते हैं और लगभग 375 ईस्वी तक ये गद्दी पे बने रहते हैं। कौन? समुद्रगुप्त। इनको तो बना बनाया साम्राज्य मिल गया था। अब तक जो चंद्रगुप्त फर्स्ट से पहले राजा आए, श्रीगुप्त कह लो या घटोत्कच कह लो, उन्होंने घट श्रीगुप्त ने भले ही गुप्त वंश का साम्राज्य पे अपना मतलब कहीं न कहीं इस्टेब्लिश्ड किया, मतलब संस्थापक रहे।
श्रीगुप्त, लेकिन बहुत बड़ा साम्राज्य को नहीं बना पाए, ना वो बना पाए, ना उनका बेटा घटोत्कच बना पाया। तो साम्राज्य को बड़ा बनाया कौन? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट बनाया। कैसे बनाया? तो शादी वादी कर करके हर एक अलग अलग घर का दामाद वगैरह बन बन के ये अपना रिश्ता बढ़ाते गया, और रिश्ता से ही मजबूती होता है। तो ये अपना अलग अलग सीमा क्षेत्र, अपना सीमा क्षेत्र बढ़ते बढ़ते काफी बड़ा हो गया साम्राज्य। और फिर रेडीमेड साम्राज्य किसको मिलता है? समुद्रगुप्त को मिल जाता है। बड़ा साम्राज्य मिलता है और समुद्रगुप्त ने इस पे लगातार अच्छा काम किया और बड़ा साम्राज्य हो गया, है ना। अच्छा, डेट तो आना ही है, तो डेट आप भूलना मत। समुद्रगुप्त जो है वो 335 ईस्वी में गद्दी पे बैठते हैं, 335 ईस्वी में, और लगभग 375 ईस्वी तक गद्दी पे बने रहते हैं। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है। एक मतलब समझ लो कि इनका भी शासनकाल लंबा ही रहा, और इसने साम्राज्य का विस्तार करने के साथ साथ एक मजबूत व्यवस्था देने का भी काम किया। कौन? देखो, ये सब जो बात हम बोल रहे हैं ये सब साहित्यिक स्रोत से प्राप्त की गई बात है। क्यों नहीं बड़ाई किया गया उसका? क्या नाम है श्रीगुप्त का? क्योंकि वैसा कुछ किया ही नहीं होगा तो लोग लिखेगा क्या उसके अबाउट में? चाहे आप कह लो घटोत्कच, ये भी कुछ वैसा किया ही नहीं होगा। बस 40 साल तक लंबा शासन इसका काल रहा, तो यही बात हम लोग को पता चला। लेकिन ये सब का नाम क्यों आगे बढ़ रहा है? चाहे आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट हो, चाहे आपका कह लो अ, चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा का क्या नाम है? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का इतना नाम क्यों चल रहा है? क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ बड़ा काम किया होगा, तब तो इतिहास में इसको आज भी याद किया जा रहा है। इसके विषय में अलग अलग ग्रंथ छाप रखे हैं, क्योंकि ये कुछ बड़ा काम किया होगा, बहुत मजबूती से व्यवस्था को चलाया होगा, है ना। इसी कारण से साम्राज्य को ये विस्तार भी किया, व्यवस्था को भी काफी मजबूत देने का मजबूती दिया, थोड़ा बल हम व्यवस्था में दिया। और इसी कारण से अ, जो आपका एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनका नाम थोड़ा भूल रहे हैं, लेकिन विंसिट स्मिथ करके उनका कुछ नाम है, बहुत बड़े इतिहासकार हैं। और उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह के पुकारा है, क्योंकि ये भी जो साम्राज्य है उसको विस्तार भी किए और मजबूती देने का भी काफी काम किए, मतलब मजबूत कर दिए। आप भारत से अलग अलग जो छोटे छोटे विदेशी आक्रमणकारी हैं वो डरने लगे थे कि भाई साहब कैसे आक्रमण कर दें भारत पे, जिसका गार्जियन ही इतना मजबूत है। गार्जियन कौन थे? समुद्रगुप्त थे, है ना। यदि किसी भी मुल्क को एक मजबूत गार्जियन मिल जाता है तो वो मुल्क कहीं ना कहीं मजबूती के रास्ता पे पहुंचने लगता है। आज देखिए नरेंद्र मोदी हैं, भले ही भारत के अंदर उनका रिस्पेक्ट इज्जत थोड़ा कम हो, लेकिन विदेशी के नज़र में जो तवज्जो देता है नरेंद्र मोदी को, जितना विदेशी लोग सुनता है उतना तो भारतीय भी नरेंद्र मोदी को नहीं सुनता है, क्योंकि विदेशी की नज़र में एक अलग लेवल का छवि बनाए हैं नरेंद्र मोदी। लोगों को लगता है अब भारत जो है वो डेवलप कंट्री बनने वाला है, अब डेवलपमेंट बहुत कम दिन रहेगा, मतलब अब डेवलपिंग कंट्री नहीं, अब डेवलप कंट्री में बदल रहा है भारत, क्योंकि हमारा गार्जियन देखिए थोड़ा सा लगता है दमदार है। तो इस प्रकार से यहाँ भी आप कंपेयर कर सकते हैं, जो हम लोगों को गार्जियन मिला था कौन? गुप्त वंश के अंदर समुद्रगुप्त, इसका भी दबदबा था भारत पे अलग लेवल का। इसको मजाक थोड़ी है कि विंसेंट स्मिथ इनको पुकार लेगा नेपोलियन कह करके, ये मजाक वाली बात नहीं है। आखिर इसके अंदर कुछ तो वैसा होगा हुनर। नेपोलियन इसलिए कहा गया, थोड़ा सा इसको डिटेल से अगर हम आपको बताएं, क्योंकि इसने भारत के जो उत्तर वाला भाग है और दक्षिण वाला जो भाग है, अधिकांश जो अलग अलग भाग है सबको जीत के अपने सीमा क्षेत्र में मिला दिया, है ना। पूरा साम्राज्य को छोटा था और साम्राज्य को काफी बड़ा कर दिया। अच्छा, समुद्रगुप्त के वजह से जो गुप्त साम्राज्य है आकार में तो बहुत बड़ा हो गया। समुद्रगुप्त के वजह से, देखिए बार बार हम नाम ले रहे हैं, किसके वजह से? समुद्रगुप्त के वजह से। इसके पिता भी विरले ही थे, इसके पिता तो शादी वादी कर करके साम्राज्य को बड़ा किए, आई और बड़ा कर दिया। उत्तर भारत से लेकर के आप दक्षिण भारत को मिला के एक कर देना, ये कम बड़ा बात नहीं है, ये काफी प्रशंसनीय बात है। ठीक है, मतलब इधर देखिए बाप बेटा का अलग रोल है, उधर बाप बेटा का अलग रोल है। उधर ठीक है चल रहा था खाना पीना, इधर तो अपना साम्राज्य को ही बड़ा कर दिया दोनों मिलके, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने और समुद्रगुप्त ने। तो देखा इस प्रकार से जाए तो जो जो गुप्त साम्राज्य है उसका आकार तो बहुत बड़ा हो गया,
और हरिसेन नाम का एक इतिहासकार आते हैं। तो हरिसेन जो हैं वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि रहते हैं। ये भी बहुत बड़े इतिहासकार ही थे, कवि भी थे। और हरिसेन हैं समुद्रगुप्त के बहुत प्रशंसा किए खूब कि समुद्रगुप्त ऐसा था, वैसा था, दिस दैट अपने पुस्तक में कवि के भी माध्यम से लिख कविता के माध्यम से बताते गए और ऐसे भी कहानी लिख दिए समुद्रगुप्त के अबाउट में। कौन? हरिसेन। अब आप बोलोगे सर हरिसेन लिखे क्या थे? तो प्रयाग परिस्थिति, एक ही बात को कितना बार आप जानोगे? प्रयाग परिस्थिति जो लेख था वो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। और यह लेख पहले, अब कौनसाम्बी जो है ना, कौनसाम्बी, यह लेख पहले कौनसाम्बी में था, बट बाद में इस लेख को अकबर जो आए थे भारत में, मध्यकालीन इतिहास पढ़े होंगे अकबर, तो अकबर ने इसे कौनसाम्बी से उठाया और उठाकर कहाँ रख दिया? डायरेक्ट इलाहाबाद में जाके रख दिया था। कौन सा अभिलेख को? प्रयाग परिस्थिति अभिलेख को। लेकिन अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो जो प्रयाग परिस्थिति लेख है ये अभी भी सुरक्षित ही हैं और पढ़ने लायक हैं। ठीक है। इलाहाबाद में कौन सेट कर दिया था उठा के? अकबर अपने टाइम में जब थे। कहाँ से? कौनसाम्बी में पहले था ये अभिलेख पड़ा हुआ और कौनसाम्बी से उठा करके इलाहाबाद में उठा के रख दिया अकबर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कहानी जो हम पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा इसको आप हल्का में नहीं लीजिएगा, क्योंकि हर एक लाइन में कहीं ना कहीं दम है। और एट प्रेजेंट में प्रयाग परिस्थिति लेख जो है सुरक्षित है। और अगर देखा जाए तो जो प्रयाग परिस्थिति लेख है, प्रयाग परिस्थिति लेख समुद्रगुप्त के समय में इसकी रचना हुई थी। किसके समय में? समुद्रगुप्त के समय में। किनके द्वारा की गई थी? हरिसेन के द्वारा की गई थी। अच्छा, इसी अभिलेख में समुद्रगुप्त की तमाम विजय की भी जानकारी प्राप्त है कि समुद्रगुप्त जब राजा बने थे तो उन्होंने अलग अलग क्षेत्र को जीता भी था, है ना, जीत के अपने सीमा क्षेत्र में मिलाया भी था। तो इन सभी की जो तमाम जानकारी है वो आप प्रयाग परिस्थिति अगर पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी कि समुद्रगुप्त ने क्या क्या करा, इसके विषय में डिटेल से मिलेगा। और उस अभिलेख में हमें बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा समुद्रगुप्त से रिलेटेड। अच्छा, उत्तर भारत जो क्षेत्र है, उत्तर भारत क्षेत्र से समुद्रगुप्त लगभग 9 राजा को पराजित किया। कितना? 9 राजा। लोक से तो एक राजा पराजित नहीं होते हैं। समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत में घुस के 9 राजा को हराया। ये बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय बात है। तो इस बात को छापा गया है किसमें? प्रयाग परिस्थिति अभिलेख में। किसने छापा है? हरिसेन ने लिख डाला है कि लगभग 9 राजा को इन्होंने उत्तर भारत में हरा दिया। कितना राजा को? 9 राजा को पराजित कर दिया। अच्छा, एक चीज याद रखिए कि जो आर्यवर्त है ना, क्या नाम है? आर्यवर्त। आर्यवर्त, वो आर्यवर्त एक क्षेत्र ही है। तो यहाँ पे जो उत्तर, समझ में आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं 1 घंटा से ऊपर का लेक्चर हो गया और आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है? नहीं तो एक काम करते हैं कि 1 घंटा प्लस का हो ही गया, 1 घंटा 2 मिनट का, तो एक नया वीडियो ही गुप्त वंश पे लाया जाएगा। मेरा कहना है कि थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन सब कुछ को बारीकी से समझने का प्रयास करिए। अब ऐसा नहीं कि सर पढ़ा रहे हैं घुसा घुसा के घुसा, मतलब हैंग होने लगा दिमाग, अब समझ नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम दूसरा गुप्त वंश पे वीडियो लाएंगे। अरे हम तो इसी कारण से ना 8-9 वीडियो कर दिए, किसमें? मौर्य वंश पे, है नहीं तो उसको सल्टाना चाहते तो 2-3 वीडियो में ख़त्म कर देते। हम 3-3 घंटा का वीडियो बनाते हैं ना, 1-1 घंटा का बनाने का ज़रूरत क्या था? तो खैर कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो आपको और भी जो डिटेल में जानकारी होगी समुद्रगुप्त के बारे में, गुप्त वंश के बारे में, समुद्रगुप्त किसको हराए, इस सभी तमाम जानकारी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। चलिए, अब तक के लिए जितना ही पढ़े हैं उसको रिवाइज करिए। जय हिंद, जय भारत।